बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल सिस्टमैटिक्स। चैप्टर नंबर जो आपका 7 चल रहा था उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसे हमने आज डिस्कस करना है। तो एनिमल सिस्टमैटिक्स में हमने देखना है कि किस तरह एनिमल को क्लासिफाई या ग्रुप बनाए गए हैं। तो इसमें हमारा जो बेसिक कंसर्न होगा आज मोनोफाइलेटिक पे, पैराफाइलेटिक पे, पॉलीफाइलेटिक पे होगा। किस तरह किसी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिफाइन किया गया है और मोनोफाइलेटिक क्या है, पैराफाइलेटिक क्या है। तो मोनोफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक एक्चुअली डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना है कि एंसेस्टर क्या होते हैं, डिसेंडेंट क्या होते हैं। जो फोर फादर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसे हम एंसेस्टर कहते हैं, और जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं उनसे ओरिजिनेट किए गए ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप होते हैं, उसको हम डिसेंडेंट कहते हैं। तो इंसेस्टर्स के फर्दर जितने भी डिसेंडेंट होते हैं उनकी बेस पे हमने ये 3 ग्रुप क्लासिफाई किए हैं। ये एक इंसेस्टर है और इससे निकलने वाले डिसेंडेंट का ये कॉमन इंसेस्टर है, क्योंकि एक इंसेस्टर ये सारे डिसेंडेंट बने हैं ना, तो इनका कॉमन इंसेस्टर है। अगर एक और अगर ये दूसरा कॉमन इंसेस्टर है और इससे डिफरेंट किस्म के डिसेंडेंट बने हैं, तो ये टू डिफरेंट कॉमन इंसेस्टर से ये टू डिफरेंट डिसेंडेंट ओरिजिनेट हुए हैं। अब इनके हम करेक्टर्स की बेस पे, शेयर्ड करेक्टर की बेस पर इनकी सब ग्रुपिंग करेंगे। जिस तरह पैराफाइलेटिक की अगर हम बात करें तो पैराफाइलेटिक एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर के कुछ डिसेंडेंट को जो है वो हम इंक्लूड करते हैं। द ग्रुप शोइंग सिमिलैरिटी बट हैव a few are excluded because insufficient knowledge. On the base of insufficient knowledge temporary एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको हम पैराफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। पैराफाइलेटिक ग्रुप जो होता है वो insufficient knowledge की वजह से इसके एक्सक्लूड किए गए हैं। 1 और 2 जो करेक्टर है just because of insufficient knowledge। तो अगर हम बात करें कि किसी कॉमन एंसेस्टर और उसके कुछ डिसेंडेंट का जो ग्रुप बनेगा अपॉन द बेस ऑफ देयर नॉलेज, वो क्या कहलाएगा? पैराफाइलेटिक ग्रुप। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता उसको इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है और ये ग्रुप टेम्पोरेरी बेसिस पे होता है। और अगर मोनोफाइलेटिक की बात करें तो मोनोफाइलेटिक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर में सारे के सारे डिसेंडेंट को इंक्लूड किया जाता है, इसको हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहते हैं। और अब मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर से उसके सारे के सारे डिसेंडेंट का जो ग्रुप बनेगा करेक्टर्स की बेस पर, उसको हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहेंगे। और अगर हम टू डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर से बनने वाले सारे के सारे डिसेंडेंट का कोई ग्रुप बनाएंगे तो उसको पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। अगेन मैं डिस्कस किए देती हूँ कि एक कॉमन एंसेस्टर से जो डिसेंडेंट्स बनते हैं और उस डिसेंडेंट्स में से अगर फ्यू डिसेंडेंट को इंक्लूड किया जाए और उनका एक ग्रुप बनाया जाए तो वो होता है पैराफाइलेटिक ग्रुप। लेकिन अगर सारे के सारे डिसेंडेंट्स को इंक्लूड किया जाए किसी मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर से तो वो होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। लेकिन अगर टू डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर के सारे डिसेंडेंट को इंक्लूड किया जाए तो वो होता है पॉलीफाइलेटिक। पॉली मीन मैनी, फाइलेटिक लीनेज मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन वन। अगर लीने लिंकेज होंगे तो वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होगा, अगर ओनली वन एंसेस्ट्रल लिंक होगा तो मोनोफाइलेटिक ग्रुप होगा। लेकिन अगर वन एंसेस्टर के कुछ डिसेंडेंट इंक्लूड होंगे तो वो पैराफाइलेटिक ग्रुप होगा। तो ये तो आपके जस्ट कॉमन थे मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक टर्म्स। आई थिंक सो कि आपको ये टर्म्स जो है वो आपने अंडरस्टैंड की होंगी। बहुत ही इजी हैं। ग्रुपिंग का मेथड है एनिमल सिस्टमैटिक्स में एवोल्यूशनरी ग्रुप को स्टडी करने के लिए। मोनोफाइलेटिक ग्रुप अगर आपको कोई पूछे तो आप इनको वेल डिफाइन कर सकते हैं कि मोनोफाइलेटिक जो है वो, ये जितने भी ग्रुप्स बनाए गए ये किसी न किसी करेक्टर की बेस पे बनाए गए हैं। तो अब करेक्टर क्या होता है? करेक्टर एक्चुअली कोई भी चीज, एनीथिंग दैट हैज अ बेसिक जेनेटिक बेसिस, कोई भी चीज जिसकी कोई जेनेटिक बेस हो, कोई रिलेशन हो नाइट्रोजनस बेसिस का, उसकी बेस पे हम डिफाइन कर रहे हो तो वो करेक्टर है। जिस तरह के हम कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में डोर्सल होलो नर्व कोड पाई जाती है, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट का करेक्टर है। इस करेक्टर की बेस पे हम जिस ग्रुप को डिफाइन करते हैं फाइलोजेनेटिकली, फिर इनमें डिफरेंट क्लासेस बनती हैं। फर्दर जाके अगर एक कॉमन करेक्टर देखा जाए तो नोटोकोड की बेस पर सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं कि उनमें होलो नर्व कोड पाई जाती है। अब ये जो करेक्टर होते हैं फर्दर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इज होमोलोगस करेक्टर, नंबर 2 इज एनालोगस करेक्टर। तो होमोलोगस करेक्टर किसे कहते हैं? अगर कोई ऑर्गेनिज्म
कॉमन एंसेस्टर रखता हो और कॉमन एंसेस्टर से सेम स्ट्रक्चर हो और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता हो। कॉमन एंसेस्टर, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। एंसेस्टर कॉमन है और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है। जिस तरह की ह्यूमन आर्म है और एक कैट की आर्म है, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कॉमन इंसेस्टर, जिस तरह के मैंने बात की कि ह्यूमन आर्म है उसका काम कुछ और है, लेकिन कैट की जो आर्म है उसका काम कुछ और है। उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, दोनों का इंसेस्टर भी कॉमन है, कॉर्डेट हैं, मैमल्स हैं, लेकिन फंक्शन दोनों में डिफरेंट है। कैट में वॉकिंग लेग्स के तौर पे वो काम करते हैं, जबकि आर्म ह्यूमन में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह अगर हम एनालॉगस की बात करें तो एनालॉगस में डिफरेंट इंसेस्टर होते हैं। इसमें तो इंसेस्टर कॉमन था, स्ट्रक्चर सेम था। इसमें डिफरेंट इंसेस्टर है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन काम सेम है। जिस तरह के कोई इनवर्टिब्रेट का विंग है और किसी वर्टिब्रेट का विंग है, तो वो फिर यूज जो होता है फंक्शन तो सेम है कि फ्लाइंग के लिए यूज होगा, लेकिन स्ट्रक्चर और इंसेस्टर दोनों के डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स की, तो जो होमोलोगस हैं इनमें ये इन दोनों का ancestor कॉमन है। जस्ट वी टॉक अबाउट दैट दे हैव द कॉमन ancestor. Human also a chordate, cat also a chordate, human also a vertebrate, cat also a vertebrate, human also a mammal, cat also a mammal, and their pattern of bones also are similar approximately or a different function. Both arms, cat leg and the human arms perform a different functions. तो इनमें जो फ्रंट टू लेग्स होती हैं और वो वॉकिंग के लिए यूज होती हैं, जबकि ह्यूमंस के जो आर्म्स हैं वो डिफेंस ऑफेंस और बाकी कामों के लिए यूज होते हैं। तो एनालोगस की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि इनके एंसेस्टर डिफरेंट होंगे। बैट बिलोंग्स टू द ग्रुप मैमल एंड इंसेक्ट बिलोंग टू द इनवर्टिब्रेट्स। बैट्स इज अ कोऑर्डेट बट insect are not a coordinate. They both have different ancestors, different structures but similar function. Function is that wings are used for flying. तो होमोलोगस और एनालोगस करैक्टर की बेस पर हम मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है वो स्टडी करते हैं। अब सिस्टमैटिक्स के ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए डिफरेंट स्कूल्स बनाए गए, डिसएग्रीमेंट करते थे। मतलब अगर एक बंदा जो है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में किसी करेक्टर की बेस पर कोई बात कहता था, तो न्यूमेरिकल या फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स जो थे वो उससे डिसएग्री करते थे। ये डिसएग्रीमेंट किस बेस पर होता था? इन्वेस्टिगेशन मेथड की बेस पर। फॉर एग्जांपल अगर एवोल्यूशनलिस्ट ने सिस्टमैटिक्स ने कोई मेथड यूज किया है इन्वेस्टिगेशन का, तो बाकी न्यूमेरिकल वाले जो थे उस मेथड को गलत समझते थे, या फिर डाटा जो डिस्क्राइब करने का वे था उस बेस पे डिबेट पाई जाती है। तो ये तीनों के तीनों जो स्कूल हैं सिस्टमैटिक्स के, अब इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्कूल हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी जो है एक्चुअली फोसिल्स की बेस पर इंसेस्टर का क्लोजली रिलेशन देखा जाता है डिसेंडेंट के साथ। फोसिल्स की बेस पर एंसेस्टर का डिसेंडेंट के साथ क्लोज रिलेशन देखा जाता है, वो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स है। इसमें हम एंसेस्टर्स को देख के कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं और उन अजम्पशंस की बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये बहुत पुराना मेथड है क्लासिफिकेशन का, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें जो करैक्टर सिलेक्ट किए जाते हैं डिस्कशन के लिए वो आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब वो हमारी मर्जी से लिए गए होते हैं, कोई उनकी बेसिक सेंस नहीं होती। मतलब अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट लिया उसकी बेस पर क्लासिफिकेशन कर दी। जिस तरह के हम कहते हैं ऑल बर्ड्स एंडोथर्म, कि जितने भी बर्ड्स हैं वो एंडोथर्मिक, और जितने एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म हैं वो इससे क्लोजली रिलेटेड हैं। रेप्टाइल एक्टोथर्म है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म एक्टोथर्म है वो रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं। तो एक जनरल करेक्टर है जिसकी बेस पर डिस्कशन की जाती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्लोज रिलेशन रखते हैं कॉमन एंसेस्टर के साथ, उसे कहा जाता है ये कि ज्यादा रिलेटेड है। और ऐसे ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इतना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं रखते कॉमन एंसेस्टर के साथ, उसको डिसेंट ग्रुप्स कहा जाता है।
और ये ट्रेडिशनल सिस्टमैटिक्स में जो ग्रुपिंग की जाती है होमोलॉगी करेक्टर और एनालॉगी करेक्टर की बेस पे की जाती है। अगर इनमें की करेक्टर रिजेंबल, होमोलॉगी को हमने देखा कि अगर की करेक्टर रिजेंबल कर रहे हैं तो उनका एंसेस्टर भी कॉमन है। एनालॉगी में हमने देखा कि अगर की करेक्टर कोई रिजेंबल कर रहा है तो वो डिस्टिंक्ट इंसेस्टर हैं। एवोल्यूशनरी प्रेशर की बेस पे उनके फंक्शन तो सेम हो गए हैं लेकिन उनके इंसेस्टर डिफरेंट हैं। लाइक इंसेक्ट्स और बर्ड्स एंड आर्थ्रोपोड्स हैव द विंग्स, तो इनके जो इंसेस्टर हैं वो डिफरेंट हैं। बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर्म्स जो हैं इनमें अगर डिस्कस करें तो इनके इंसेस्टर तो कॉमन है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स। न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स जो थी बिलीव रखती थी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है फॉर ग्रुपिंग के लिए, कोई जनरल आर्बिट्रेरी कैरेक्टर्स की सिलेक्शन पे ये बिलीव नहीं रखते थे। इनका ज्यादातर जो एम था वो मैथमेटिशियन और कंप्यूटेशनल डिजाइंस को यूज करके क्लासिफिकेशन करना था। ये समझते थे मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल जो डिजाइन है ये ज्यादा परफेक्ट है ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री और एवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए। ये ज्यादातर जो डेवलप हुई है 1950 और 60s में हुई है। और इस टेक्सोनोमी में जो थे जो होमोलॉगी और एनालोगस कैरेक्टर्स डिस्कस नहीं किए जाते थे, इनको एडमिट नहीं किया जाता था, लेकिन बहुत से डाटे को यूज करके ये डोमिनेट ग्रुप को अलग अलग करते थे। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से अलग है, उनसे थोड़ा बहुत मुखालफत रखती है बिकॉज एवोल्यूशनरी जो है वो आर्बिट्रेरी करेक्टर लेती है। लेकिन जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट हैं जो ये एवोल्यूशनरी स्टडी को जब डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करते, जस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स एंड न्यूमेरिक टेक्सोनोमी। तो इन ये दोनों की डिबेट जो है अभी खत्म नहीं हुई। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट जो हैं एवोल्यूशन के साथ, एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के साथ कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन किस बेस पे रखते हैं कि ये होमोलोगस एनालोगस करैक्टर को तस्लीम नहीं करते, जबकि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स जो है वो क्लासिफिकेशन ही होमोलोगी और एनालोगी की बेस पे करते हैं। और सेकेंडली ये कि जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में ये सिर्फ क्लोजली रिलेटेड टेक्सा को स्टडी करते हैं, जबकि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, एवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी में वो क्लोजली और डिस्टेंटली रिलेटेड दोनों ग्रुप्स को स्टडी करते हैं। तो लास्ट जो हमारा स्कूल ऑफ सिस्टमैटिक्स है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स को क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं। इसमें जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बनाए गए, ये फोसिल्स की स्टडी की बेस पर ही बनाए गए हैं। एनालिसिस किया गया, टेस्ट की गए ऑर्गेनिज्म के, और उस पर मुख्तलिफ जो है वो हाइपोथेसिस बनाई गई। मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स, पैराफाइलेटिक ग्रुप्स का एनालिसिस किया गया। तो इसमें एक जो भी रिलेशनशिप आता था उसको एक ट्री डायग्राम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिसको क्लैडोग्राम भी हम कहते हैं। तो इनका आर्बिट्रेरी सिलेक्शन की करैक्टर पर कोई बिलीव नहीं था, ये आर्बिट्रेरी करैक्टर की सिलेक्शन पर बिलीव नहीं रखते थे। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक एंड एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स। फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स में क्रोकोडाइल जो है वो बर्ड के बहुत रिलेटेड क्लोज है देन रेप्टाइल, जबकि एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक में ये बात टोटली रॉन्ग है। लेकिन फाइलोजेनेटिक्स क्या कहते हैं कि बर्ड ज्यादातर क्रोकोडाइल जो है वो बर्ड के ज्यादा क्लोज हैं देन रेप्टाइल। और तीसरी बात ये कि ये सिमिलैरिटी ये है कि होमोलॉगी को इंक्लूड करते थे। मोस्ट रिसेंट जो होमोलोगस ग्रुप हैं वो फाइलोजेनेटिक उसको कंक्लूड करते थे। क्लैडोग्राम जब बनाया जाता है किसी भी होमोलॉगी या एनालॉगी सीरीज में, तो ये दो टाइप के करैक्टर्स की बेस पर बनाया जाता है, सिंप्लाजियोमॉर्फी और साइनेपोमॉर्फी। सिंप्लाजियोमॉर्फी का मतलब होता है बेसिक करैक्टर्स, किसी चीज का जो बेसिक करैक्टर है वो सिंप्लाजियोमॉर्फी है। और जो कोई ऑर्गेनिज्म करैक्टर ड्राइव करता है, मतलब उसने किसी से करैक्टर ड्राइव किया है अंडर कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, डराइव्ड करैक्टर है जो किसी का, तो वो साइनेपोमॉर्फ कहलाता है। द करैक्टर दैट ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप शेयर आर कॉल्ड एज सिंप्लाजियोमॉर्फी। कोई भी करैक्टर जो पूरे का पूरा ग्रुप शेयर करता है उसको सिंप्लाजियोमॉर्फी कहते हैं। फॉर एग्जांपल नोटोकॉर्ड जो है तमाम वर्टिब्रेट में पाई जाती है, तो ये जो करैक्टर है वर्टिब्रेट का ये सिंप्लाजियोमॉर्फिक करैक्टर है। लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन में कोई नया करैक्टर ड्राइव कर लेता है, ड्राइव्ड करैक्टर जो होते हैं डिफरेंट फ्रॉम द आउट ग्रुप, जो एक ग्रुप है उसमें नहीं पाए जाते, कोई ऐसा ग्रुप जिसमें
कोई ग्रुप कह लें, आउट ग्रुप डिसिमिलर होता है, उसमें सिर्फ एक या दो करेक्टर्स को वो शेयर करता है बाकी सबके साथ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ करेक्टर जो है वो उसके साथ शेयर नहीं होते, वो आउट ग्रुप होता है। फीदर ओनली प्रेजेंट इन बर्ड। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड तो सब में पाई जाती है, ये सिंप्लाजियोमॉर्फिक करेक्टर है। लेकिन हम फीदर की बात करें तो फीदर सिर्फ बर्ड्स में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। तो वर्टिब्रेट में फीदर की बेस पे बर्ड जो है वो एक आउट ग्रुप के तौर मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो फीदर सिर्फ इसी का करेक्टर है, तो ये सिंप्लाजियोमॉर्फी है, सॉरी साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर है। साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर जो होते हैं वो डराइव्ड करेक्टर होते हैं, उन बाय वो इंसेस्ट्रल करेक्टर शेयर नहीं करते, वो सिर्फ डराइव्ड करेक्टर को शेयर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइनेपोमॉर्फिक और डराइव्ड करेक्टर। और इन सारी हाइपोथेसिस को एक डायग्राम के थ्रू जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को। तो इसको हम कहते हैं क्लैडोग्राम। तो अगर हम वर्टिब्रेट का क्लैडोग्राम बनाए तो उसको वर्टिब्रेट क्लैडोग्राम कहेंगे, इनवर्टिब्रेट का बनाए तो इनवर्टिब्रेटेड क्लैडोग्राम कहेंगे। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आउट ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ उसने देखा आपने कि मुख्तलिफ जो है वो कॉमन एंसेस्टर से डिसेंडेंट निकले हैं, 4 3 2 1 5। तो 5 ओनली ए करेक्टर को शेयर करता है, बस इसका एक ही करेक्टर, दैट इज ए। बी सी एच, इन तीनों करेक्टर्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये ड्राइव्ड करेक्टर हैं। तो ए जो करेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल आउट ग्रुप जो है वो इसी को आउट ग्रुप वो ग्रुप होता है जो डिस्टेंट हो, डिस्टेंटली रिलेटेड हो, और एटलीस्ट वन करेक्टर जो है वो अपने बाकी मेंबर्स के साथ शेयर करता हो, तो उसको आउट ग्रुप कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो आउट ग्रुप के कंपैरिजन में करेक्टर होते हैं वो ड्राइव्ड करेक्टर होते हैं। तो बी सी एच जो है वो ड्राइव्ड करेक्टर है, सेनापोमॉर्फिक है। और ए जो है वो सारे के सारे 1 to 5 ग्रुप शेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंप्लाजियोमॉर्फिक करेक्टर। द हाइपोथेसिस शोज 5 टैक्सा, 1 to 5 टैक्सा है इसमें। ए टू एच इसके करेक्टर हैं used in driving the taxonomic relationship. Character A is symplasiomorphic because share by all member of the group, entire group इसको share करता है। Taxon 5 is the out group जो taxon 5 है because it share only that ancestral character, सिर्फ ये ancestral character को share करता है, इसलिए ये एक out group है। तो 1 to 4 जो हैं वो इंसेस्ट्रल इस टेक्सा के साथ इनका एक ही करेक्टर शेयर करता है, बाकी करेक्टर को ये 5 ग्रुप वाला शेयर नहीं करता। तो जितने भी बाकी ड्राइव्ड ग्रुप हैं सिंगल करेक्टर जो हैं, व्हाट सिंगल करेक्टर इज अ साइनेपोमोर फॉर द टेक्सा 1 and 2। तो आपने ये खुद जो है वो स्टडी कर लेना है कि जो आउट ग्रुप होता है वो ओनली एक करेक्टर को शेयर करता है। अगर हम 1 और 2 की बात करें तो सी एक करेक्टर है जिसे 1 और 2 और 1 शेयर करते हैं। तो ये जो होते हैं ना वो करेक्टर जिसे सारा ग्रुप शेयर करता है वो होते हैं सिंप्लाजियोमॉर्फिक करेक्टर। और वो करेक्टर जो सिर्फ फ्यू ग्रुप जो होते हैं वो शेयर करते हैं वो होते हैं साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर। एज कंपेयर टू आउट ग्रुप हम इनको कंपैरिजन में देख लेते हैं इन करेक्टर्स को। तो ये आप लोग जो हैं साइनेपोमॉर्फिक, मोनोफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, स्कूल ऑफ सिस्टमैटिक से सबको स्टडी कर लें, जस्ट रिगार्ड ऑफ एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जो है आपका सेकंड चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।